हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो आपने ये जो है 4-5 वीडियो देख लिए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहा हूँ। ये जो है 9 जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है। इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ पहले में। तो इसी टाइप से मैं इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है उनका भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे, इस एक्सरसाइज से, तो आप अपने कमेंट लिखिए और हमें कुछ सजेस्ट करिए इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको जो भी लगता है तो उसकी से। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे 3 तो हमारे पास में हेलो फॉर्म्स हैं और एक ट्राइसाइनोमीथेन है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे। ये जैसे क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन एसिड। तो हाइड्रोकार्बन, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोकार्बन एसिड वो होगा जिससे कोई एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे इन सबको अगर मैं एक ही तरीके से अगर रिलेट करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास में जो कंपाउंड है इसके अंदर एक कार्बन है, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है और फिर 3 हेलोजन एटम लगे हुए हैं। अगर आप इसका H+ रिमूव कर देते हैं तो ये एक कार्बेनाइन बनेगा। इस कार्बेनाइन के अंदर जो है स्टेबिलिटी आएगी और वो किस टाइप की स्टेबिलिटी आएगी ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये हेलोजन एटम है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन सबके पास अगर आप देखेंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से बैक बॉन्डिंग टाइप की हो जाएगी। ये यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं एक बॉक्स टाइप का। ये बॉक्स इंडिकेट कर रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल के लिए, और ये यहाँ पे जो माइनस है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया इस कार्बन के पास में। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर और वैकेंट डी ऑर्बिटल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्म होने से इस कार्बेनाइन को कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। ये हम कह देंगे यहाँ पे जो है वो एक बॉन्ड बन गया, बैक बॉन्डिंग हो गई है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, बैक बॉन्ड बन गया ये। अच्छा, एक ऑप्शन जो हमारे पास में ये है, तो इन सबके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसकी जो है विड्रॉइंग एबिलिटी भी दिख रही है, -I इफेक्ट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो Cl का -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है इन 3 में मोस्ट एसिडिक होगा और आयोडोफॉर्म जो है वो लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि ये काम कॉमन हो गया। अब जो विड्रॉइंग नेचर है वो डिफरेंट है यहाँ पे। बट जो साइनो ग्रुप है उसको अगर हम ले लेते हैं, ये 3 CN ग्रुप लगे हुए हैं, तो CN का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो कार्बन से भी ज्यादा होगा। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा इस कार्बन की। तो यहाँ पे ये जब हम रिमूव कर लेंगे तो C∧N और ये यहाँ पे C∧N, ये यहाँ पे C∧N आ गया और यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ गया। ये माइनस चार्ज जो है इन नेगेटिव चार्ज में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइजेशन होगा। तो रेजोनेंस के थ्रू जब ये डीलोकलाइजेशन होगा तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसके। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन मिलेगा, इससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे और इसके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये माइनस जो है कहीं पे भी आप डीलोकलाइज कर सकते हो। तो इस माइनस के डीलोकलाइजेशन से वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इससे जो हमारा कार्बेनाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो भी सिस्टम बन रहा है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ रहा है। देखिए माइनस, सिंगल, डबल, सिंगल, ट्रिपल। तो यहां पे जो है ये जो हमारा स्पीसीज ऑब्टेन्ड हुआ है ये मोर स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल है, सो वी कैन से दिस इज मोर एसिडिक अमंग दीज 4। इन तीनों में तो यही मोस्ट एसिडिक है, बट इससे भी ज्यादा एसिडिक जो है वो ये है हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट चॉइस जो हमें मिल रही है वो ऑप्शन नंबर 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसी स्लाइड पे आपको एक क्वेश्चन और दिखेगा, उस क्वेश्चन को देखिए। द कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हमारे पास में, जैसे किसी भी कंपाउंड को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। ये बहुत मतलब इजीली बच्चों को लर्न होता है, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आइसोसाइनाइड आपको 2 ऑप्शंस में नजर आएंगे। सॉरी,
एक ऑप्शन में आइसोसाइनाइड है और एक ऑप्शन में और आइसोसाइनाइड है, तो इसलिए हमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ए है उसको प्रेडिक्ट करना होगा क्या है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ना ये हमारे पास में इतने रिएजेंट्स का एक मिक्सचर दिया हुआ है, बेंजीन को फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड और HCl के बीच में रिएक्शन होगी, ये HCl से जो हमारा H+ आएगा, ये H+ जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड O है, इस डबल बॉन्डेड O को हम कह सकते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O को न्यूक्लियोफिलिक कंसीडर कर रहे हैं हम। और जो बेंजीन रिंग है ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। बेंजीन रिंग जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक टाइप का सबस्ट्रेट हो गया। ये ऐसे पहले कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक H+ है वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है या इस पे अटैक कर सकता है। इस पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा, H+ अंदर आएगा, H+ बाहर जाएगा। यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो ये जो हमारा लॉन पेयर है वो इस H+ को चला जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी वो इस टाइप की एक स्पीसीज बन गई है। यहाँ पे आ गया ये हमारा प्लस, ठीक है, Cl- यहाँ से रिलीज हो गया। तो ऐसा होने से इस O पे प्लस आ गया, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसी भी कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड है तो उसमें डेफिनेटली रेजोनेंस होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। ऐसा करने से एक ये न्यू इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो है जनरेट हो गई है। ये एक और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जनरेट हो गई है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज बनी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो है बेंजीन रिंग के कांटेक्ट में आएगी, और बेंजीन रिंग जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज पे अटैक कर जाएगा। तो H+ का लॉस हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है हमारा ये बेंजीन से CH2OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, और यहाँ का जो एक H+ है वो रिलीज हो जाएगा -H+, क्योंकि ये एक SE रिएक्शन टाइप की हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास में कंपाउंड फॉर्म हो गया है, ये कंपाउंड इसी एसिडिक मीडियम में फर्दर H+ के साथ रिएक्ट करेगा। फर्दर H+ के साथ जो ये रिएक्ट करेगा, और H+ के साथ रिएक्ट करके फिर ये जो हमारा O है, क्योंकि ये H+ निकल चुका है, तो ये O फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में अटैक करने से ये प्रोटोनेटेड आ जाएगा। और अब इस जो ये स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर पर फिर एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज का अटैक होगा। नाउ दिस टाइम न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा Cl- है वो अटैक करेगा, तो ये H2O यहां से रिलीज हो जाएगा। तो H2O जब रिलीज हो जाएगा तो प्रोडक्ट आ गया है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहां पे। पहले बेंजाइल अल्कोहल बना, बेंजाइल अल्कोहल इसी एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होकर के बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, और ये बेंजाइल क्लोराइड जो है अब सिल्वर साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर साइनाइड एक कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है। तो कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और Cl- बाहर चला जाएगा, बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। तो सिल्वर आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके जो प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट बेंजाइल क्लोराइड है, दिस इज ए, और जो प्रोडक्ट बी है वो बेंजाइल आइसोसाइनाइड है, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और H+ लेते हैं तो उस केस में हमारे पास में बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा,
क्योंकि वो सिर्फ प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। लेकिन बेंजाइल अल्कोहल HCl के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बेंजाइल क्लोराइड है। अगर आप बेंजाइल अल्कोहल को भी लेते हो तो बेंजाइल अल्कोहल की सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होने से बेंजाइल आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास में ब्रोमीन है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। यू कैन थिंक इन टर्म्स लाइक दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेंगे। यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ये न्यूक्लियोफिलिक है, पाई रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई है। और साथ में ये एक और हमारे पास में साइड चेन के अंदर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई है। अब बेंजीन रिंग को अगर हम देखेंगे तो बेंजीन रिंग जो है बेसिकली एरोमेटिक है। सो वी कैन से लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो दिस इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। साइड चेन जो है मोर रिएक्टिव for electrophilic attack because it is not aromatic. More reactive for electrophilic attack, and this one is less reactive for electrophilic attack due to aromatic character. Less reactive for electrophilic attack due to एरोमेटिक। तो इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। वैसे ब्रोमीन जो है बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, लेकिन अटैक करने के लिए कोई भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए जो इसके जो एरोमेटिक कैरेक्टर है उसको डीलोकलाइजेशन से कम कर देगा। तो इस स्टेप के अंदर जो हमारा इस ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इस इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन के पास जाएगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये प्रोडक्ट बन गया है। और इस साइड चेन के अंदर ब्रोमीन का जो है एडिशन हो जाएगा। तो ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाएगा। तो यहां पे हम ये ब्रोमीन का एंटी एडिशन कर लेते हैं। वैसे इस रिएक्शन के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट में जो है नहीं बनाया गया, कंसिडर किया गया। अब इसकी रिएक्शन हम इथेनॉल के साथ करा रहे हैं। तो इथेनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है। तो हम कह सकते हैं कि इथेनॉल जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। और ये जो है वो एक सॉल्वेंट का भी काम करेगा। सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। इस सबस्ट्रेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये दोनों साइट्स जो है यहां पे वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हो गई है। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हो गई। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का काम करेगा। और सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट में भी अगर हम देखेंगे तो ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट विच इंक्रीजेस चार्ज सेपरेशन इन दी पोलर कंपाउंड। तो इसके अंदर हम यहां पे देखेंगे तो चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा। इसको अगर हम कंसीडर करते हैं, ये जो भाई हमारे पास में हैलाइड्स है इसको अगर देखेंगे तो ये एक 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड है ये।
ये 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, और इसको अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा ये जस्ट एक 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है। तो 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड की जो रिएक्टिविटी होगी किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी, और यहां पे हम कह सकते हैं कि इसकी प्रेजेंस में जो है सॉल्वोलिसिस होगा। यही हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है और यही सॉल्वेंट है। व्हेन सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल आर सेम, तो सॉल्वोलिसिस हो जाता है, और सॉल्वोलिसिस जो है दैट प्रोसीड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हो गया है कि रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। तो ये SN1 जो है एक कार्बोकेटाइन के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है वो 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड का ब्रोमीन जो है रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OET वो आकर के अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो ब्रोमीन अटैच ही रहेगा। यहाँ पे इसका स्टीरियो केमिस्ट्री जो है चेंज नहीं होगा, और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है डिफाइन नहीं होगी, SN1 से आएगा ये। तो टॉप साइड अटैक भी हो सकता है, बॉटम साइड अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कहीं पे भी किसी स्टीरियो केमिस्ट्री का डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो जस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस ऑप्शन में बना हुआ है। सो दैट इज योर राइट चॉइस। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ। तो यहां पे तो बहुत इजी है, ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो जो वेरियस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लेना है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो जो हमारा CF3 होता है, NO2 होता है, CN होता है, इनका स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगता है। तो CN और NO2 के इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है। NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो CN से ज्यादा होगा। NO2 is made up of 3 more electronegative atom, while CN is made up of only 2 more electronegative atom। 2 मैं इसलिए कह रहा हूं कि CN के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज है, तो वो भी सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कैटेगरी में आ जाएगा, बट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा जितना ऑक्सीजन होता है। तो NO2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, उसके बाद में CN आ गया, फिर F हो गया, फिर Cl आ गया। सो एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो डिक्रीजेस। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस। तो इसको आप वापस से रिवाइज करना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आएगा 100% सही होना चाहिए सभी बच्चों का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ये एक कंपाउंड गिवन है, और मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको देखिए ध्यान से कि हम क्या मेजर प्रोडक्ट इसका प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में ये एक्वस KOH गिवन है। तो एक्वस KOH को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज बेसिक। OH- एक बेस होता है।
बट ये जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में कहीं पे भी कोई जो है एसिडिक ग्रुप नहीं है, बट एक कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन बियरिंग कार्बन जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो ये जो साइट है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई, जहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, प्लस वाला इलेक्ट्रोफिलिक, माइनस वाला न्यूक्लियोफिलिक। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक साइट। बट ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इसके कार्बन को अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और इसके कार्बन को अगर हम देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। सेम मॉलिक्यूल में अगर एक डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है और एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए आपको सिंगल बॉन्डेड कार्बन प्रेफर करना है। Nucleophilic attack on sp3 hybridized carbon is more rapid than the nucleophilic attack on sp2 hybridized carbon atom. नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक प्रोडक्ट ऐसा बनने वाला है जिसमें ये ब्रोमीन तो रिटेन रहेगा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया। तो फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे तो ये ब्रोमीन एज इट इज ही रहेगा, और ये जो हमारे पास में एक 3 कार्बन की साइड चेन है, इसमें OH ग्रुप की जो है एंट्री हो जाएगी। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था, इस पे ये न्यूक्लियोफिलिक OH की एंट्री हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो ये जो एसिडिफाइड CrO3+ है, इसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। Oxidizing any compound of chromium in +6 oxidation state behave as an oxidizing agent। यहां पे ये जो एक प्राइमरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइजेबल है, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइजेबल। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं क्रोमियम के साथ, H+ एसिडिक मीडियम में, क्रोमियम +6 स्टेट के अंदर है। तो ये जो है इसको कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देगा, और कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा ये एक 3 कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसमें टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आएगा, और इसकी मेटा पोजीशन पे ये ब्रोमीन अटैच्ड रहेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दिया, किसी भी OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप हीट करोगे तो उसका OH जो है बाहर चला जाएगा, और इस कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया है। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का इस बेंजीन रिंग पर अटैक हो सकता है, बिकॉज हम कई क्वेश्चन में चेक कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है। यहां पे इस ब्रोमीन की वजह से ये वाला जो कार्बन था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक था, इलेक्ट्रोफिलिक साइट था, ये जो पूरा कंप्लीट रिंग है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। और इसके अंदर भी जो ये हमारे पास में Br ग्रुप अटैच्ड है, ये भी बेंजीन रिंग के लिए एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एक माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अदरवाइज तो इसमें फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती थी। अगर ये कोई स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर होता तो माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये यहां पर जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग पर जो अटैक है, एक तो इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक हो सकता है, वो ये वाली पोजीशन है, और एक इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो सकता है, एक ये और एक ये। यहां तक ये नहीं पहुंच पाएगा तो इस पोजीशंस को हम छोड़ देते हैं। ये घूम करके इधर आ सकता है या ये यहां अटैक कर सकता है। इधर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग होगी, 2 ग्रुप के बीच में तीसरा ग्रुप एंटर नहीं कर सकता है। तो सिमिलरली डायरेक्टली हम ये कहेंगे कि इस कार्बन का जो ये न्यूक्लियोफिलिक है यहां पे अटैक हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, ये ब्रोमीन है,
और ये यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चेक करिए कहां किस ऑप्शन के अंदर आपको ये नजर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यही वाला था कि अगर ये घूम करके इधर अटैक कर जाता है तो फिर वो ऑप्शन नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वाला स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस पोजीशन पर जो है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। इस पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्लाइड पे 2 क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को जब आप कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा एलिफेटिक है और कौन सा एरोमेटिक है। एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 का जो थर्ड पार्ट देखेंगे, 3 जो फर्स्ट 1 2 3 अमीन्स जो गिवन है इट्रोसाइक्लिक बेसिस है, इसमें थर्ड जो है एलिफेटिक है। तो ये थर्ड हमारा मोस्ट बेसिक हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 2 ऑप्शंस में थर्ड को मोस्ट बेसिक कंसीडर किया गया है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारा जो है एरोमेटिक अमीन्स है, बट एक के अंदर जो है लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, सेकंड वन में लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, और फर्स्ट वाले में जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ सब्सटेंस मोर बेसिक एज वेल एज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो सेकंड और फर्स्ट में फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, सेकंड इज लीस्ट बेसिक अमंग दीज 3। तो करेक्ट ऑर्डर हो गया हमारा सेकंड, थर्ड इज द मोस्ट बेसिक and second is the least basic, which is given in option number 4. Now question number 17 के अंदर देखिए कि यहां पे increasing order of pK of the following amino acids in aqueous solution हमें find out करना है। increasing order of pK आपको find out करना है। बेस्ट स्ट्रेटेजी इसके लिए ये मैं बताता हूं आपको कि आप ये देखिए कि कौन सा अमीनो एसिड जो है वो मोस्ट बेसिक होगा। जो मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड होगा उसका पीके सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जो मोस्ट बेसिक होगा उसका के भी बड़ा होगा, उसका पीके भी जो है छोटा होगा। पीके भी छोटा होगा तो पीके उसका बड़ा हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इन एक्वा सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जो मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें आर्जिनिन और लाइसिन जो है डोमिनेट करते हैं मोस्ट बेसिक टाइप में। लाइसिन और आर्जिनिन के अंदर अगर हम देखेंगे तो आर्जिनिन जो है हमारा मोस्ट बेसिक है, देन लाइसिन जो है। तो आर्जिनिन का पीके सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में लाइसिन का पीके आ जाएगा, और फिर ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड के अंदर एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसका के भी कम हो जाएगा, पीके भी बढ़ जाएगा, पीके भी बढ़ जाएगा तो पीके घट जाएगा। तो इस टाइप से हम रिलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट बेसिक जो है वो आर्जिनिन टाइप का होगा और मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड का पीके जो है वो हाईएस्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2। करेक्ट मैच हमें आइडेंटिफाई करना है। कुछ ड्रग्स गिवन है और उनके टेस्ट के बारे में बात हो रही है। अब यहां पे जो ड्रग्स हैं उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अगर हमें नॉलेज है तो हम उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे जस्ट एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको थोड़ा बहुत, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है। एक जो अभी टेस्ट होगा आपका अप्रैल के अंदर, जेईई मेंस फेज 2, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कुछ कुछ केमिकल नेम्स गिवन है, उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनको लर्न करिए। जस्ट मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। सिमिलरली जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है, बहुत सारे नेम्स गिवन है, उनको जस्ट फंक्शनल ग्रुप की टर्म्स में आप एनालिसिस करिए। एक कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप करो, हाउ आई विल रिमेंबर, हाउ आई विल रिकॉल देम इन एग्जाम। सो यहाँ पे क्लोरोजाइलिनॉल गिवन है। ये बेसिकली कोई एक जाइलिन का फिनोलिक कंपाउंड है और उस पर क्लोरीन लगा होगा। तो जाइलिन का फिनोलिक कंपाउंड है और क्लोरीन लगा हुआ, तो यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये फिनोलिक कंपाउंड की बात कर रहा है। तो फिनोलिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए जो केमिकल टेस्ट होता है वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम यूज करते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स के लिए। तो जो बहुत ईजी सा, देखिए जस्ट नेम से जस्ट मैंने रिलेट करने की कोशिश की है। क्लोरोजाइलिनॉल, जाइलिन का फिनोलिक कंपाउंड है और क्लोरीन लगा हुआ है।
तो क्लोरोजाइनिलॉन के लिए हम कह सकते हैं ए के लिए आर ऑप्शन जो है हमारा अप्रोप्रिएट है। तो ए के लिए आर अगर देखेंगे तो दो ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 4 में। अब ऐसी टाइप से दूसरा जो है आपको कोई और चेक करना है, नॉर्थिंड्रॉन जो है इसमें ऑन दिख रहा है। हो सकता है कि एग्जामिनर का जो है यहाँ पे एक एम रहा हो, वो नेम से कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा हो। तो नॉर्थिंड्रॉन जो है वो एक कीटोनिक टाइप का कंपाउंड है। तो इस कीटोनिक अनसेचुरेटेड कीटोन टाइप का कंपाउंड है। इसमें एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी होता है। ये जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स टाइप की हैं। तो बी के अंदर जो हम कहेंगे कोई कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए तो कोई टेस्ट नहीं है यहाँ पे, बट अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए बेयर्स टेस्ट है। तो बी के अंदर जो है एस होना चाहिए हमारा, बी के अंदर जो है वो एस होना चाहिए। ए के अंदर हम कह रहे हैं आर होगा और बी के अंदर एस होगा। ए के अंदर आर और बी के अंदर जो एस है वो मुझे ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप सी और डी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। सल्फापाइरिडीन जो है अंदर जो अमीन ग्रुप होता है, सल्फा ड्रग्स, सारे सल्फा ड्रग्स के अंदर अमीन्स ग्रुप्स होता है। तो किसी के अंदर अगर अमीन्स ग्रुप होगा तो उसके अंदर कार्बिल अमीन टेस्ट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव टेस्ट होगा ही होगा। पेनिसिलिन के अंदर जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, आप चेक करिएगा। पेनिसिलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स का नॉलेज होना चाहिए हमें। तो डी के अंदर डेफिनेटली जो है वो फिर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट जो है कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। तो ये अगेन इस टाइप से आपको इन स्ट्रक्चर्स को लर्न करना है। एक स्ट्रक्चर ले लीजिए डेली कि भाई आज पूरे दिन भर जो है मेरे साथ में नॉर्थिंड्रॉन रहेगा, पूरे दिन भर मेरे साथ नॉर्थिंड्रॉन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि उसके स्ट्रक्चर्स को हम टाइम टू टाइम विजुलाइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है इसके अंदर। अगर मुझे कोई केमिकल टेस्ट करना है तो मैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट यूज करूंगा। ये इस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसके पेपर का, इसमें फिर एक पॉलीमराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो क्वेश्चन को देखिए आप, रिएक्शन को रिकॉल करते हैं कौन सी है। मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं तब तक। इस क्वेश्चन के अंदर जो है मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो आप मेजर प्रोडक्ट को अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास में जो है बेसिकली Et3N को अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक बेस का काम कर रहा है, बेसिक है और न्यूक्लियोफिलिक भी है। स्टेरिक क्राउडिंग जो होगा किसी भी सब्सटेंस को लेस न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा, मोर बेसिक बनाएगा। स्टेरिक क्राउडिंग जो है छोटे H+ को पकड़ सकता है बट किसी के साथ जाकर के बॉन्ड नहीं बना सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी अगर हम देखेंगे तो ये नाइट्रोजन जो है वो अगेन हमारे पास में जो है वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप के नाइट्रोजन है। इसके अंदर अगर ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज हो रहा है, इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मेरा NH2 ग्रुप है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक है। इस सबस्ट्रेट के अंदर ये जो दो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है इसके अंदर ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है और ये जो नाइट्रोजन है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो अब ये हमने यहाँ पे जो 3 टाइप के नाइट्रोजन देख लिए, इनमें सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक है वो ये है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है और ये लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। अब
सबस्ट्रेट में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होना चाहिए जहां पे ये अटैक होगा। तो यहाँ पे इस कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है दैट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक साइट। किसी भी कंपाउंड में हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो हेलोजन बियरिंग कार्बन एटम एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह बिहेव करेगा और वहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल जो है आकर के अटैक कर सकता है। सिमिलरली ये जो हमारा कार्बन है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गया हमारा। अब हमें ये देखना है कि कहां पर हमारा जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये जो है मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक है, तो अटैक तो इसी साइट के थ्रू होगा। अब इन दोनों में से हम चूज कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सेम कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हेलोजन अगर है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम होगा। और ये ग्रुप अगर हम देखते हैं तो ये एक एसाइल ग्रुप है और एसाइल ग्रुप आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और इनमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सीधा कंक्लूजन हमारा निकल गया कि इस नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा। तो ये जो है नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिकली इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, यहाँ का Cl जो है फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा। इतने सारे एरो हो गए, आप थोड़ा सा देख लीजिए अच्छी तरीके से कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। सो इस नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम इस कार्बन पे करा देंगे और Cl यहां से बाहर चला जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट ये आ गया, ये Cl अटैच्ड रहेगा, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O रहेगा और ये NH ग्रुप हो जाएगा। इससे फिर ये एक CH2 ग्रुप अटैच्ड है और इस CH2 ग्रुप से फिर ये C डबल बॉन्ड O एंड NH2 अटैच्ड है। ये एक कंपाउंड फॉर्म हो गया है। इस कंपाउंड का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराया जा रहा है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो है वो एल्कीन्स वगैरह में होता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो है वो एल्कीन के अंदर होगा। तो ये हमारे पास में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर जस्ट हम इसको अगर ऐसे समझ लेते हैं कि ये कोई भी एक हमारे पास में एल्कीन है और इस एल्कीन में यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये एक ऐसा डायरेडिकल बन जाएगा और फिर रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें ये ऐसे इस टाइप से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनरेट होगा रिपीटिंग यूनिट के लिए। तो यहाँ पे हमारी रिपीटिंग यूनिट ये है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे रिपीटिंग यूनिट का क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए, तो ये CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, एक Cl यहाँ लगा रहेगा इसमें और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। और इस रिपीटिंग यूनिट से अगर हम देखेंगे तो क्या क्या अटैच्ड होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा और इस C डबल बॉन्ड से फिर ये NH ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, इस C डबल बॉन्ड से फिर ये NH ग्रुप अटैच्ड होगा, इस NH ग्रुप से ये CH2 ग्रुप अटैच्ड होगा और उस CH2 ग्रुप से फिर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा। यहाँ पे ये इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी, इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिपीटिंग यूनिट। तो चेक करिए ये स्ट्रक्चर आपको कहां दिखाई दे रहा है। पहले तो आपको ऐसे ढूंढना है कि रिपीटिंग यूनिट के अंदर जो है सिर्फ C पे का क्लोरीन लगा रहेगा, उससे कोई डबल बॉन्डेड O नहीं अटैच्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपके रूल आउट हो गए। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर COCl रिटेन रह रहा है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं कराई जा रही है। अब सेकंड और फोर्थ के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा ये वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अमीन वाला, नॉट वन अमाइड ऑफ। तो अमाइड का नहीं है, अमीन का है। अमीन वाला हमें अटैक करा देना है, तो अमीन का अटैक कराएंगे तो ये एक CH2 से बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है नजर आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में। ये कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पे, फिर ये NH आ गया, फिर CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O NH2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इट्स वेल नॉन रिएक्शन है। साइनाइड्स को जब आप डाइबल H के साथ रिएक्ट कराते हो और फिर एसिडिफाई कर देते हो तो एल्डिहाइड्स बन जाता है। गुड, वेरी इजी।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।